वेटिंग कर रहा है। गांधी की विचारधारा, गांधी के महिलाओं के संबंध में विचार, यह आज अपना विषय है तीसरी इकाई के पहला टॉपिक। कुछ छात्र छात्रा जो बाद में ज्वाइन किए थे इस ग्रुप को और नाम भी थोड़ा सा लेट में लिखा पाए हैं, उनकी एक इकाई रह गई है, पहली वाली। उसको मैं ये 3 इकाई कंप्लीट करने के बाद 2-3 दिन लगातार उसकी क्लासें ले लूंगा, तो एक रिवीजन आपका सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पे हो जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 22 छात्र छात्राएं अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब चर्चा करते हैं गांधी की। तो जो गांधी की बात कर रहे थे, जब गांधी और महिलाएं और गांधी के महिलाओं पे विचार, इस तरह का कोई परिप्रेक्ष्य आता है तो बड़ा उसमें सवाल मन में आ ही जाता है, स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि गांधी उस दौर में ये चिंतन कर पाने में क्या सक्षम थे, क्योंकि भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उस दौर में, आज से 125 साल पहले आप कल्पना की, उस पर्दा प्रथा में डूबे भारत की कल्पना की, उस बाल विवाह में डूबे भारत की कल्पना की, उस सती प्रथा के भारत की कल्पना की थी। और उन कल्पनाओं के बीच में जन्म ले गए महात्मा गांधी। किस तरह की परिस्थितियां हैं कि जो एक समाज में असमानता लिंग को लेकर थी, जेंडर को लेकर थी, स्त्री और पुरुष में जो भेद था, उसकी जो खाई थी, भारत एक साथ आज से 125 साल पहले कई चीजों से जूझ रहा था। अगर कहीं जाति के वैमनस्यता से जूझ रहा था तो कहीं धर्म की सांप्रदायिकता से जूझ रहा था। मगर गांधी ने जो सबसे बड़ा काम इस देश में किया है समाज को लेकर, वो काम उस दौर में किसी और नेता ने नहीं किया। इसीलिए गांधी जब भी फेमिनिज्म पर, नारीवाद पर, फेमिनिस्ट पर कोई भी बात होती है, नारीवाद पर भारत में स्पेशली, तो सबसे पहला नाम गांधी का आता है। गांधी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने घरों की 4 दीवारों में कैद महिला को सड़क और चौराहे पर लाके खड़ा किया था, जागरूकता के साथ खड़ा किया था कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो तो खैर आपका जो दूसरी कक्षा होगी इसके बाद कल, उसमें हम वो व्यवहारिक स्वरूप बताएंगे, कैसे असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलनों में हजारों की संख्या में महिलाएं जेल गईं और उनको जेल जाने के लिए प्रेरित। देखिए, कोई किसी को मंदिर जाने के लिए प्रेरित करे तो समझ में आता है, कोई किसी को क्लासों में जाने के लिए प्रेरित करे तो समझ में आता है, कोई किसी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोटिवेटेड करे तो समझ में आता है, कोई किसी को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे तो समझ में आता है। गांधी महिलाओं को घर की 4 दीवारी से निकलकर जेल जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मानो उनका जो काम था वो, उन्होंने उन आंदोलनों में जेल भरो आंदोलन भी चलाए उन्हीं आंदोलन के समानांतर, और उन आंदोलनों का मकसद ही जेल भरना होता था। तो जेल भरने के लिए महिलाओं को घर से निकालना और उनको एक गांधी की एक आवाज से वो घूंघट डाले हुए महिलाएं बाहर आ जाना और फिर आंदोलन में शामिल होकर जेल चले जाना, ये अद्भुत दृश्य अंग्रेज देख रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ अंग्रेज तो बाद में देख रहे थे। भारत का पुरुष प्रधान समाज आश्चर्य में था कि ये गांधी कर क्या रहे हैं। तो वो चीजें आपके सामने आज मैं लाऊंगा, पर पहले आइडियोलॉजी टूवर्ड्स द फेमिनिज्म। अब महात्मा गांधी के विचार क्या थे महिलाओं के बारे में, नारियों के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में,
और महिला समानता को लेकर उस पे कुछ बिंदु हैं, उस पे चर्चा करेंगे। गांधी ने 1921 में एक अखबार निकालते थे युवाओं के लिए। गांधी बहुत बड़े पत्रकार थे। नवजीवन, यंग इंडिया जैसे समाचार पत्र, हरिजन, हरिजन बंधु जैसे समाचार पत्रों के संपादक भी थे। क्योंकि वो दौर है जब आप अपनी आवाज को, ना तो टीवी आपके सामने है, ना आपके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट का तो खैर सवाल ही, कौन किसी की बाईदारी यूज करनी, इंटरनेट का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस दौर में गांधी के पास अगर कोई और सिर्फ आकाशवाणी थी तो वो अंग्रेजों की थी, तो गांधी को क्यों बोलने देते वो, है ना, सवाल ही नहीं। तो उनके पास सब एक हथियार था, वो कलम की ताकत, और उस कलम की ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए अखबार चंद 10-5% भारत के पढ़े लिखे लोगों तक अपनी बात वो पहुंचाते थे, और फिर वो बात हजारों लोगों तक पहुंचती थी। तो गांधी ने अपना जो उनका युवाओं में और युवतियों में जो सबसे चर्चित अखबार था वो था यंग इंडिया, युवा भारत के लिए भी लिखते थे वो। उन्होंने उस पर एक लेख लिखा, और यहाँ से गांधी के विचार, महिलाओं के प्रति गांधी के विचार, है ना, उस नारी के प्रति गांधी के विचार स्पष्ट होते हैं। औरतों की दुनिया और उस दुनिया में गांधी के विचार। 1921 में गांधी ने लिखा कि पुरुषों द्वारा खुद की बनाई गई, पुरुषों द्वारा खुद की बनाई गई बुराइयों में अगर कोई बुराई सबसे अप्रिय बुराई है, सबसे अपयश की बुराई है, तो वो है मानवता के आधे भाग के साथ दुर्व्यवहार, और उसको कोई अधिकार न देना, और उसको कमजोर लिंग समझना, ये सबसे बड़ी बुराई है। गांधी 1921। अब आप तो कल्पना कीजिए, आज से 100 साल पहले गांधी किस भारत में और क्या लिख गए। उस भारत में लिख गए जिस भारत की आप महिलाओं की दुर्दशा देखिए। मुगलों के आने के बाद इस देश में भारत की सीता याद कीजिए, मूर्ति याद कीजिए, भारत की उन धार्मिक पात्रों को भी याद कीजिए। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम करने वाली वो नारियों का युग भारत में मुगल बादशाहों के आने के बाद खत्म हो गया था, पर्दा प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। तो उसको जरा याद कीजिए। और उस दौर में जब भारत गुलाम है, भारत के पुरुष गुलाम है, भारत की महिलाएं घरों की चार दीवारी में कैद हैं, उनके जीवन का केवल मकसद ही एक था, रोटी बनाना और बच्चे पैदा करना। इसके अलावा उनके जीवन का कोई मकसद नहीं था। उस दौर में 1931 में गांधी पुरुषों को लताड़ रहे हैं, पुरुषों से कह रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा अपराध किया है तो वो अपराध ही किया है, तुमने महिलाओं को कमजोर समझा है, अपमानजनक व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, अप्रिय व्यवहार किया है, और इससे बड़ी कोई बुराई मैं नहीं समझता। मोहनदास करमचंद गांधी एक स्टेटमेंट यंग इंडिया स्पष्ट कर रहा है किन लोगों का गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी पुरुषों से भरी पड़ी है, उस कांग्रेस का गांधी नेतृत्व कर रहा है। 21 आ चुका है, सहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है, खिलाफत आंदोलन चल रहा है। उस दौर में गांधी ये क्या लिख रहे हैं, कोई नाराज नहीं हो इस परंपरागत भारतीय समाज में, उस दौर की आज से 100 साल पुरानी भारतीय समाज में ऐसी बातें लिखना। कितनी आलोचना गांधी को सहनी पड़ी होगी, कितने पुरुषों ने गांधी को गालियां दी होंगी, पर गांधी लिख रहे हैं, कितना साहस कर रहे हैं। इसीलिए जो भारत में नारीवादियों का इतिहास शुरू होता है वो मोहनदास करमचंद गांधी की आइडियोलॉजी से शुरू होता है। गांधी आगे लिखते हैं, अगर मेरा जन्म एक महिला के रूप में हुआ तो मैं पुरुषों के इस वर्चस्व और इस ढोंग के खिलाफ बगावत करूंगा। गांधी के शब्द हैं। मैंने गांधी किस हद तक दुनिया की उस आधी समाज, भारत की उस आधी समाज, भारत की उस आधी जनसंख्या के पक्ष में गांधी लिख रहे हैं कि अगर ईश्वर ने मुझे नारी के रूप में जन्म दिया, इस भूमि पे दिया, इस भारत भूमि पे दिया, तो मैं पुरुषों के खिलाफ बगावत करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। अब आप इसे समझिए, गांधी ऐसे थे नहीं। आत्मकथा पढ़िए, गांधी को ऐसा बनाया कस्तूरबा ने, जिनको बा के नाम से, उनकी धर्म पत्नी ने, जिनको बा के नाम से जाना जाता था। कस्तूरबा की प्रेरणा थी, और वही प्रेरणा से गांधी के पूरे विचार महिलाओं के प्रति बदल गए। गांधी भी एक भारतीय पुरुष थे और वैसा ही सोचते थे जैसा आम भारत के लोग सोचते थे, लेकिन कस्तूरबा पढ़ी लिखी थी
और उन्होंने गांधी के विचारों में परिवर्तन लाने का काम किया। और गांधी को एहसास हुआ कि स्त्री कहीं से कमजोर नहीं होती है। तो गांधी की प्रेरणा कस्तूरबा थी, जो उनकी पत्नी थी। वहां से उन्होंने, लिखते भी हैं वो सत्य के प्रयोग मेरी आत्मकथा में, कि बा मुझे नहीं मिली होती तो मेरे विचार भी एक सामान्य पुरुष की भांति होते। 21 में गांधी लिख रहे हैं। गांधी ने ये बात कही थी कि तटस्थ विदेशी सत्ता में महिलाओं के साथ कोई अधिकार के काम नहीं हो सकते। अंग्रेजों ने भारत की महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए थे। अंग्रेजों से जो सबसे बड़ा अधिकार, जिसकी लड़ाई 1931 में गांधी ने की थी, इसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है कि गांधी को क्यों ये दर्जा मिलता है। जहां भी गांधी की बात होती है और यदि उसमें स्त्री शक्ति की बात होती है, तो स्त्री शक्ति में गांधी क्यों आते हैं। 1931 कराची, संयुक्त भारत का एक बहुत बड़ा व्यवसायिक नगर हुआ करता था बंबई, और एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1931 में भारत में हुआ करता था। कराची के एक कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जिद्दी हो गए, अडिग हो गए, और उन्होंने 1931 में एक प्रस्ताव पास किया था, जो 1950 में भावाराव अम्बेडकर ने स्वीकार किया है। अब इनके बीच की बात को मैं स्पष्ट करूंगा क्या प्रस्ताव था। 1931 में गांधी ने कांग्रेस के मंच से एक प्रस्ताव पास किया था कि हिंदुस्तान के प्रत्येक महिलाओं के लिए अंग्रेजी सरकार को वोट डालने की समान अधिकार देना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा हमने अभी ब्रिटेन में नहीं दिया, तुम यहां देने की बात करते हो। कल्पना की, अंग्रेजों ने बहुत बाद में ब्रिटेन में ये अधिकार मिले और दुनिया के तमाम देशों में मिले। गांधी 1931 में कांग्रेस का एक लाइन का स्टेटमेंट पास करते हैं अधिवेशन में कि महिलाओं को प्रांतीय असेंबलियों में और केंद्रीय असेंबली में, जब आजाद भारत नहीं है लेकिन आंशिक रूप से विधानसभाएं हुआ करती थी और संसद भी थी, तो उसमें समान अधिकार वोट डालने का मिले। राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला गांधी भारत का प्रथम नागरिक था, जिसने महिला अधिकार के लिए पूरी कांग्रेस के मंच पे तमाम विरोधों के बावजूद इकलौता एक प्रस्ताव पास किया था 1931 में कराची में, कि उनको महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले। तो कितने अपने युग से आगे थे गांधी, अपनी सोच से कितने आगे थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू किया गया, तो संविधान के आर्टिकल 14 में पुरुष और महिलाओं को राइट टू इक्वालिटी दिया गया। कहने का तात्पर्य, जो सबसे बड़ा अधिकार आज महिलाओं को मिला है, राजनीतिक अधिकार, और अन्य अधिकारों की भी चर्चा भी हम करेंगे, मगर जो सबसे बड़ा वो अधिकार मिला है वो है चुनाव में भाग लेने का अधिकार, चुनाव में वोट डालने का अधिकार और देश का नेतृत्व करने का अधिकार। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री यदि बनी तो उनको गांधी के प्रति ऋणी होना चाहिए। आप नई पीढ़ी को नहीं पता, इंदिरा गांधी, गांधी के द्वारा बनाई गई 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, जो एक बानर सेना बनाई गई थी, जो बच्चों की सेना कहलाती थी, उसकी अग्रणीय नेता थी, उम्र मात्र 12 साल थी। तो वो इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनती हैं, तब अखबार लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने 31 में कहा था कि महिलाओं को यदि वोट डालने का अधिकार मिल गया तो देश का नेतृत्व संभालने का भी अधिकार ज्यादा उनसे दिन तक दूर नहीं रहेगा। खैर, ये तो राजनीतिक अधिकारों की बात हुई। गांधी महिला को मूलतः, जो परिवारों में लोग समझते थे कि एक महिला मूलतः घर की, गांधी ने कहा था कि महिला मूलतः घर की मालकिन होती है, रोटी की रखवाली होती है, रोटी की बांटने वाली होती है, बच्चों के लालन पालन करने वाली होती है। उसको इस कला में इकलौता विशेष अधिकार है, उसकी देखभाल के बगैर इंसानी नस्ल विलुप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि यह एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है, जिसको ईश्वर ने विशेष क्षमताएं प्रदान की हैं, और अगर पुरुषों ने उनकी सही तरीके से देखभाल नहीं की तो ये तो नस्ल ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ उनको ये जिम्मेदारियां नहीं, उनको एक कामगार की भूमिका, घर की देखभाल के बाद उनके पास जो समय बचता है, उनको दूसरी जिम्मेदारियां भी उठाने का अवसर मिलना चाहिए। नौकरियों में देखिए, गांधी 1921 और उसके बाद की गांधी और आज का भारत
और आज की दुनिया। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में गांधी कह रहे हैं ये बड़ी बातें हैं, आज की पीढ़ी के लिए ये सहज है, आज हमारी बहनों के लिए, हमारी विद्यार्थियों के लिए बहुत सहज है पढ़ना, बहुत सहज है नौकरी तक पहुंचना। सहज मतलब एक प्रतियोगिता के माध्यम से पहुंचेंगे मगर पहुंच जाएंगी। उस दौर की जरा कल्पना कीजिए जब भारत की प्रशासनिक सेवाओं में कोई महिला नहीं थी, भारतीय राजनीति में कोई महिला नहीं थी, एकाध कोई परंपरागत रही हो। उस दौर में समाज में कहीं कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ एक भूमिका थी, बच्चों को पालना और रोटी बनाना, इसके अलावा कोई भूमिका नहीं थी। उस दौर में गांधी ने जो लड़ाई लड़ी है उसकी आंच सागर तक भी आई थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा था राजनीतिक अधिकार के अलावा जो सबसे बड़ा अधिकार गांधी ने मांगा था वो था नौकरी। गांधी ने कहा था कि महिलाओं को शासकीय सेवाओं में भी आने के समान अधिकार मिलना चाहिए और विवाह संबंधी भी अधिकार समानता के आधार पे मिलना चाहिए। तो ये जो गांधी, संपत्ति में भी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, ये गांधी कह रहे थे और सागर से यही लड़ाई हरि सिंह और लड़ रहे थे कानूनी रूप से। ये सागर से एक रिश्ता था, मैंने कहा बताऊंगा आपको। तो महिलाओं की नौकरी के अधिकार, महिलाओं के विवाह के अधिकार और संपत्ति का अधिकार पे तो बहुत बड़ा कानून बनाया था हरि सिंह गौर ने। राइट टू प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट है महिलाओं का प्रॉपर्टी पे। आप देखो कब जाके गांधी की ये डिमांड्स पिछले 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से सरकार ने कानून बनाया कि महिलाओं को भी पुरुषों बराबर संपत्ति में समान अधिकार है। तो कहने का मेरा तात्पर्य विवाह का अधिकार, विवाह टोटल परिवार की जो मर्जी पे हासिल होता था। गांधी ने कहा कि नहीं, एक स्वतंत्र प्राणी है महिला और उसको पूरा हक है, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो इस काम को करे। मेरा कहने का मतलब कोई भेदभाव नहीं था गांधी के अंदर। तो गांधी ने जो काम, बड़े बड़े काम किए थे, उसमें कुछ बिंदुवार मैं आपको समझा दूं ताकि आप परीक्षाओं में लिख सकें। ये तो मैंने एक भूमिका बताई कि गांधी अपने समय से कितने आगे थे और गांधी ने समाज की आधी जनसंख्या की लड़ाई को कैसे राष्ट्रीय लड़ाई बनाया, कैसे अपने आंदोलनों में शामिल किया और कैसे उन्हें राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हर स्तर पर दिया। ये बातें थी, ये तो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। लेकिन इसके साथ साथ गांधी ने जो भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का काम किया, लोगों की सोच में परिवर्तन लाने का काम किया, उसके दो पहलू हैं। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी और एक राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को साथ लेके चलने वाले गांधी। और हम और आप तो पता नहीं गांधी को लेकर क्या क्या, उनकी नैतिकताओं को लेकर क्या क्या बातें और जुमले और सोशल मीडिया पे डालते हैं। शर्म नहीं आती हमें, और न शर्म आएगी। हम हैं ही बेशरम, हम क्या जाने इन चीजों को। जो पढ़ा नहीं उसके बारे में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, उस यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट सब हो गए हैं, उसमें पता ही नहीं किया जाता सत्य क्या है और तथ्य क्या है, बस फॉरवर्ड होता है। खैर छोड़िए। तो गांधी ने जो काम किया था उन कामों में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था गांधी के द्वारा पर्दा प्रथा का विरोध। गांधी का पहला बिंदु पर्दा प्रथा का विरोध। पर्दा प्रथा क्या होती है आज की तो ना महिलाओं को पता है और ना ही आज के पुरुषों को पता है, लेकिन क्या होती है उसको आप समझ लीजिए। सॉरी यार, बहुत सुना रहे हैं। पर्दा प्रथा क्या होती है, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। भारत में स्त्रियों को घूंघट तो आपने सुना ही होगा, घूंघट से भी बड़ा एक जो चदरा जिसको आप सोने में बिछाते हैं, ओढ़ते हैं, एक वो चदरा स्त्री को दे दिया जाता था और उस चदरे को वो पूरे शरीर पर डाल लेती थी और इतना लंबा उनको पर्दा डाल के जाना पड़ता था घर से जैसी धूप निकलती थी। और घर के भीतर भी उनको ये सारे काम करना पड़ते थे पर्दे में, है ना। तो वो घूंघट भी कहलाता था। तो उस पर्दा प्रथा भारत में नहीं थी। गांधी ने ऐसा कहा, इतिहास बताया कि ये प्रथा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमने इसे क्यों अपना लिया है। घर से बाहर निकलने और खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी महिलाओं को मिलना चाहिए, गांधी ने कहा। उन्होंने कहा पर्दा प्रथा भारतीय रीति रिवाज में स्वीकार नहीं है। उन्होंने तार्किक ढंग से कहा कि प्राचीन भारत में
कभी भी पर्दा प्रथा को कोई स्थान नहीं दिया गया। सीता भी बेपर्दा थी और द्रौपदी भी बेपर्दा थी। कई उदाहरण दिए हैं बेपर्दा से तात्पर्य, उन्होंने कोई पर्दा नहीं पहना था, वो आत्म स्वावलंबन वाली नारियां थी, इतिहास की बड़ी आदरणीय और अनुकरणीय नारियां थी। तो उनके संदर्भों को लेते हुए गांधी ने अपने तर्कों के माध्यम से भारत की उस पर्दा प्रथा को समर्थन करने वाले पुरुषों से कहा कि जरा इतिहास पढ़िए, जरा धर्म को पढ़िए, भारत की संस्कृति में पर्दा प्रथा कभी नहीं रही। तो गांधी एक वैज्ञानिक सोच लेके चल रहे थे कि अगर लोग इनको पर्दा प्रथा से दूर कर देंगे तो ये खुली हवा में सांस लेंगे, ये समझ पाएंगे कि कैसा देश चल रहा है, उस देश में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। पर्दे में बंद आदमी अंधे के आदमी के समान होता है। तो पर्दा प्रथा का प्रखर विरोध गांधी ने किया था और उन्होंने स्पष्ट तर्कों के माध्यम से किया था। उस दौर में कुछ चंद प्रगतिशील लोगों ने उनकी इस बात को समर्थन किया। गांधी ने कहा था, आपको अगर लगता है कि ये पर्दा प्रथा उचित है तो आपको इसको उचित और अनुचित मानने के पहले तर्क की कसौटी पे कसना चाहिए, और यदि तर्क की कसौटी पे आप कसोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये प्रथा भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से। और जब उन्होंने कहा था कि आप महिलाओं को 1927 में कहा था, आप महिलाओं को घर के छोटे छोटे आंगन में कैद कर रहे हैं, आप उनको घरों में रोक रहे हैं और पर्दा प्रथा के माध्यम से मानवता का कद कम कर रहे हैं, है ना। तो ये गांधी का जो पहला विरोध था वो पर्दा प्रथा को लेकर था। कितने बड़े समाज सुधारक गांधी थे। ये वो गांधी बोल रहा है जिसको देश स्वीकार कर चुका है एक नेता के रूप में, और उसके द्वारा कही गई बात के अनुयायी भी बहुत हुआ करते थे। तो भारत में बहुत से लोगों को बहुत से श्रेय जाते हैं और दिए जाने चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं, लेकिन गांधी को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए और इस श्रेय महिलाओं के द्वारा दिया जाना चाहिए। और कई महिलाओं मंचों पे मैंने सुना है ये वो श्रेय देती भी हैं कि पर्दा प्रथा खत्म करने में गांधी का बहुत बड़ा रोल था। दूसरा जो गांधी का काम था 1921-20-30 में, गांधी दहेज प्रथा के विरोधी थे। गांधी दहेज प्रथा बिक चुके लड़के, शादियों में लड़कों की बोलियां लगती हैं, डीएसपी 50 लाख, कलेक्टर 1 करोड़, टीआई 25 लाख, पटवारी तक को 10-20 लाख खरीदे जाते हैं। जैसे बाजार में जानवर बिकते हैं ना, मंडियों में, यहाँ से एक धौलपुर है सागर के आगे, राजस्थान से लगा हुआ, वहाँ जानवरों की मंडी लगती है। ऐसे ही शादी के जब सीजन आते हैं तो लड़कों की मंडी लगती है और लड़कियों के पिता जाकर उनको खरीद लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए में। गांधी ये भाषा बोलते थे। मैं तो सिर्फ व्याख्या कर रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ लोगों को बुरा लग जाए, उसकी मुझे परवाह नहीं रहती है। लेकिन समझिए आप कि बिकाऊ हैं, आप बिक्री के लिए खड़े हैं। तो गांधी ने कहा कि ये घृणित प्रथा है, ये तो खरीदी हुई शादी है, अपमानजनक परंपरा है। यहाँ पे तो इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है, बोली लगाई जाती है। इस खरीद फरोख्त को बंद किया जाना चाहिए। कई नारियों को, कई लड़कियों को पिता गर्भ में मार देते हैं, इसलिए मार देते हैं कि कल ये पैदा होंगी तो शादी के लिए दहेज कहाँ से लाएं। गांधी कितनी वैज्ञानिक सोच रखते थे कि अगर पुरुष और स्त्री के लिंग अनुपात को, जो आज 1000 पुरुषों के पीछे 882 अगर लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, तो 100 पुरुष तो कुंवारी मरने वाले हैं, यकीन रखिए। तो उसका कारण क्या है? उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि महिलाओं के प्रति हमारे समाज में वो वातावरण नहीं है जहां पर महिलाओं को जन्म देते वक्त पुरुष उनकी हत्या के बारे में ना सोचे, वो उनकी हत्या के बारे में सोचता है। कई ऐसे राज्य भारत में जहां यह अनुपात और ज्यादा बढ़ जाता है, हरियाणा जैसे इलाकों में। तो ये जो गांधी जो पकड़ रहे थे चीज को, समाज की जो नब्ज को पकड़ रहे थे, वो इस नब्ज को पकड़ रहे थे कि अगर ये कुप्रथा, दहेज प्रथा समाप्त हो जाए, एक पिता जिंदगी भर अपनी बेटियों की शादी के लिए कमा कमा कर पूंजी जमा करता है, ये कौन सी परंपरा है भाई। तो उन्होंने कितने शब्द जो कहे, ये तो मंडी है, खरीद फरोख्त का बाजार है। जैसे जानवर बिकते हैं, पशु बिकते हैं, वैसे ही हमारे भारतीय पुरुष बिकते हैं और दहेज की मंडी में बिकते हैं। तो ये दहेज प्रथा
बकरा, ये बाजार, दहेज प्रथा को कहते थे बाजार, ये वस्तु के रूप में जो पुरुषों को पेश किया जाता है और इसकी जो बोलियां लगती हैं, इससे पुरुषों की हैसियत को भारी चोट पहुंचती है। गांधी पुरुषवादी भी थे, अगर महिलावादी भी थे, वो सच बात कह रहे थे कि इससे पुरुषों की हैसियत को ठेस पहुंचती है। दहेज में करोड़ों रुपए लेके आने वाली लड़की के लिए पुरुष केवल एक वस्तु मात्र होता है। कई दृष्टिकोण से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के जो युवा उनसे जुड़े हुए हैं, जो आंदोलनों में जुड़े हुए हैं, उनको, युवाओं को दहेज प्रथा का बहिष्कार करना चाहिए। गांधी के योगदानों पर बातें तो तमाम होती हैं, उनके इन अद्भुत योगदानों पे हम चर्चा ही कहाँ करते हैं। ऐसा समाज सुधारक आपके देश को मिला, ऐसा प्रगतिशील समाज सुधारक मिला जिसने लॉजिक के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश की। पर हम उसी गांधी के देश में आज भी बादस्तूर 21वीं शताब्दी में शादी हुई लड़के से पूछते हैं, ये मोटरसाइकिल शादी में मिली थी क्या? और लड़का भी बड़े दम से कहता है ये दहेज की गाड़ी है। अरे लानत है ऐसे नौजवानों पे जो दूसरों के दौलतों पर ऐसो आराम करते हैं। ये गांधी ने कहा। तो जरा समझिए उस चीज को, क्या भिखारी हो आप एक मोटरसाइकिल के लिए पैसे नहीं कमा सकते, एक कार के लिए पैसे नहीं कमा सकते, दूसरे के बाप से आप लोगे? तो ये जो गांधी भाषा बोलते थे, युवाओं से बोलते थे, आज उस भाषा की मैं केवल व्याख्या कर रहा हूँ। तो गांधी ने दहेज लेने वालों का बहिष्कार किया और उनसे कहा कि आप एक आंदोलन इस देश में चलाइए, कहीं पे भी दहेज नहीं होगी। उन्होंने लड़कियों के माँ बाप से कह दिया यदि कोई दहेज मांगे तो उससे बेहतर है कि आप लड़की की शादी ना करें। फिर गांधी ने लड़कियों से एक मार्मिक अपील की और जो अपील काफी हद तक कामयाब उस दौर में हुई। गांधी ने कहा कि तुम तो कुंवारी रहो और तुम्हें जो करना है वो करो, अपने पांव पे खड़े होने के लिए शादी मत करना, ऐसे लालची लोगों से शादी मत करना। आज जब किसी अखबार की सुर्खी होती है कि दहेज लोभी पति को पत्नी ने या लड़की ने शादी के मंडप से भगाया, तो अच्छा लगता है कि गांधी तुम आज भी जिंदा हो, तुम कहीं तो जिंदा हो। ऐसे लोगों को तो भगाना तो क्या मैं कहना नहीं चाहता, ये क्लास का अवसर है। अगर कोई और दूसरा सामाजिक मंच था तो ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए जो ये खरीद बिक्री करते हैं। ये कौन सी शादियां हो रही देश में, समझ से परे। तो गांधी ने देखिए एक संदेश दिया, तुम अपने पांव पे खड़ी हो। जी आत्मनिर्भरता की जो गांधी 1921 के दरमियान जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं महिलाओं की, वो सबसे बड़ी बात है जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्फुटित होती है। जहाँ हर महिला अगर पढ़ाई कर रही है, शिक्षा अर्जित कर रही है, तो अपने पांव पे खड़े होने के लिए कर रही है, किसी की गुलामी स्वीकार करने के लिए नहीं कर रही। तो गांधी कितने प्रगतिशील थे, ये बात सामने आती है। उन्होंने कहा था अगर मुझे किसी लड़की की जिम्मेदारी निभानी होगी तो मैं पैसे मांगने वालों को, लड़की को देने की बजाय आजीवन कुंवारा रहूंगा। गांधी ने कहा था इफ आई एम अ गर्ल, यदि मैं लड़की हुआ तो मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। तो गांधी ने एक नई पीढ़ी इसमें खड़ी की थी, ऐसी लड़कियों की नई पीढ़ी खड़ी की थी जो विवाह के बंधन में नहीं बंधी और गांधी के आंदोलन में कूद पड़ी। और वही ऊर्जाएं फिर 1920 के असहयोग और खिलाफत में, वही फिर 30 के सविनय में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो वो महिलाएं दिखाई देती हैं, उसमें वो अधिकांश महिलाएं जिन्होंने दहेज के कारण गांधी के कहने पे विवाह नहीं किया था, समाज का वो हिस्सा नहीं बनी थी और जिंदगी भर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये गांधी जो है दहेज प्रथा समाज की कुरीति। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, गांधी के इतने बड़े कार्य को भी गांधी के जाने के बाद प्रचारित समाज में नहीं किया गया और उसी का आज नतीजा है कि हमारे देश में आज भी दहेज प्रथा बदस्तूर जारी है। और इसके लिए आप जैसे नौजवानों को यदि ये बातें गांधी की उचित लगें तो आगे आना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, आप भी इसके पक्षधर बनिए, इच्छा आपके। गांधी ने जो सबसे तीसरा बिंदु, जो तीसरी आइडियोलॉजी थी, पहली थी पर्दा प्रथा का विरोध, दूसरी आइडियोलॉजी थी दहेज प्रथा का विरोध, तीसरी उनकी आइडियोलॉजी थी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। गांधी ने कहा था कि भारत की नारियों को पारिवारिक दायित्वों के साथ साथ अपने पांव पे आर्थिक रूप से खड़े होना चाहिए। ये बातें करने वाला उस समय का
यूरोप में कई ऐसे थिंकर हुए, भारत में गांधी के अलावा दूसरा दिखाई नहीं देता। हैं दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वो समाज सुधारक हैं, उस दौर में वो समाज में चेतना लाने की बात कर रहे थे, मगर भारत की आधी आबादी जो पुरुषों पे निर्भर है उसको अपने पांव पे खड़े होने की बात कर रहे थे। आप जब कहते हैं ना अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है, चीन दुनिया में नंबर 1 है, ब्रिटेन ने तरक्की की, हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके देश की वो जो आधी आबादी है वो आज तक पांव पे खड़ी नहीं हो पाई। आप नौकरियों के आंकड़े निकालेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भारत में 2-3% महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरियों में। ये कोई बहुत पुराने आंकड़े नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए, या प्राइवेट सेक्टर में पता कीजिए, कहीं भी बिजनेस में पता कीजिए, आपको महिलाएं नदारद दिखाई देती हैं। जब तक इस देश की महिलाएं गांधी के उस विचार को स्वीकार नहीं करेंगी, सेल्फ रिलायंस नहीं बनेंगी, अपने पांव पे खड़ी नहीं होंगी, वो पुरुषों पे निर्भर ही बनी रहेंगी। क्योंकि आजादी का मतलब कभी भी राजनीतिक और सामाजिक नहीं होता। पंडित नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1947 में कहा था, मिडनाइट उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, डेस्टिनी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था। गांधी के चेले थे, उन्होंने कहा था इस देश को आत्मनिर्भरता जब तक नहीं मिल जाएगी, हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो जाएंगे, तब तक हम आजादी का कोई मायने नहीं। गांधी से उन्होंने सीखा था। तो गांधी ये कह रहे थे कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं रहेंगी तो वो कभी मां के रूप में पति पे निर्भर रहेंगी, कभी बेटी के रूप में पिता पे निर्भर रहेंगी, कहीं बहू के रूप में पति पे निर्भर रहेंगी। तो जिंदगी भर वो किसी न किसी के सामने एक तरह से हाथ फैलाती रहेंगी, और अगर वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो उनको फिर किसी के सामने आत्मनिर्भरता होने के चलते हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और जब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो वे बहुत हद तक स्वतंत्र हो जाएंगी, वो कुछ निर्णय ले सकेंगी, नहीं तो उनको पुरुषों के निर्णय ही अंतिम निर्णय मान के काम करना पड़ेगा। तो ये जो गांधी की आइडियोलॉजी थी, और ये गांधी की आइडियोलॉजी अफ्रीका में डेवलप होती है, ये गांधी की आइडियोलॉजी लंदन में डेवलप होती है, और गांधी जैसा साहसी आदमी इसे लागू जब भारत में करता है तो उसके आलोचक तो बहुत पैदा होते हैं, पर नए भारत के आजादी मांग रहे भारत के नौजवान और नौजवान युवतियां गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं। यूं ही नहीं, गांधी के साथ हर व्यक्ति खड़ा होता था। गांधी ने कुछ तो सबके लिए मांग की, डिमांड की, तो खड़े हुए लोग। तो उन्होंने कहा था कि इससे आप तो अविवाहित रहिए, दहेज का विरोध कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगी आपको आजादी मिल जाएगी। आपको कैसे आजादी मिल जाएगी? गांधी ने एक और जो प्रथा उस समय चलती थी, विधवा प्रथा, सती प्रथा का काम तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने किया था, लेकिन बाद में वो काम धीमा पड़ गया था। तो गांधी ने उस चीज को भी उठाया कि जिस तरह एक विधुर पुरुष का तात्पर्य होता है, वो पुरुष जिसकी शादी हुई और पत्नी खत्म हो गई तो वो विधुर कहलाता है भारतीय संदर्भों में। और एक स्त्री भी होती है, अगर उसकी शादी हुई और पति समाप्त हो गया तो वो विधवा कहलाती है। तो गांधी ने कहा, विधवा विवाह के पक्ष में थे गांधी, तो गांधी ने कहा कि अगर विधुर को ये हक है कि वो यदि उसकी पत्नी समाप्त हो गई है तो उसको हक है कि वो शादी दूसरी कर सकता है। तो उन्होंने ये मांग की कि विधवाओं को भी हक मिलना चाहिए कि अगर किन्हीं कारणों से पति जीवन की लीला समाप्त हो गई, और कारण कुछ और नहीं, आज आप कोरोना से भयभीत हैं, हर घर में मातम है, हर गली में मातम है, मरघटों पे लाशें के लिए जगह नहीं है, रोज अखबारों की सुर्खियां हैं, हाउसफुल चल रहे हैं, मरघटा हाउसफुल चल रहे हैं। अभी तक पिक्चरों का सुना था, आजकल मरघटा हाउसफुल चल रहा है। एक वायरस ने इतने लोगों की जान ले ली। उस दौर में चेचक, मलेरिया, डिप्टीरिया इतनी भयानक बीमारियां होती थी इसी पर बीमारी की तर्ज पर कि लोग आज जिंदा हैं कल नहीं जिंदा रहते थे। तो जो लोग समाज में घर से बाहर निकलते थे वो पुरुष ही होते थे, और वो इन बीमारियों के शिकार हो जाते थे और मृत्यु लोक की तरफ चले जाते थे। तो बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती थी। तो उन महिलाओं के विधवा जीवन जो वो जीती थी, एक सफेद साड़ी में पूरा जीवन एक भिखारी जैसी भूमिका में उनका कट जाता था। गांधी ने इस दर्द को समझा। गांधी ने राम मोहन राय को भी पढ़ा था, गांधी ने विलियम बेंटिक के कानून को भी पढ़ा था कि सती। तो विधवाओं के जीवन की रक्षा के लिए गांधी आगे आए और उन्होंने कहा कि हर उस पुरुष को ये नियम बनाना चाहिए कि वो ऐसी विधवा महिलाओं से विवाह करेगा। मतलब उन्होंने विधवा पुनः विवाह का जिक्र करते हुए इस बात पे बल दिया
कि इसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। तो समाज में एक नई चेतना और एक नई जागृति आई, महिलाओं में एक नई चेतना और नई जागृति आई। उन्होंने कहा था कि इसको परमिशन दी जाए भारतीय समाज के द्वारा। तो जब गांधी इस तरह की कोई बात रखते थे तो समाज में चिंतन मनन होता था। तो गांधी विधवा पुनः विवाह, स्त्रियों के लिए चाहे पुरुषों के लिए समान अधिकार की बात कर रहे हैं, तो स्त्रियों के लिए विधवा विवाह की बात गांधी ने की थी। गांधी भारत में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए एक सदियों से धर्म की आड़ में चल रहे देवदासी प्रथा, वैश्यावृत्ति प्रथा, इसको नैतिकता का कोड़ कहते थे और इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ये सामाजिक बुराई है, इसको समाप्त किया जाए। चाहे मजदूरी करो, चाहे कोई भी काम किया जाए, कोई भी स्त्री इस धंधे में ना आए, तो वो इस समाज की इस कुप्रथा को भी समाप्त करना चाहते थे। वैश्यावृत्ति के भी जबरदस्त रूप से गांधी खिलाफ में हुआ करते थे। तो एक बिंदु ये भी आ जाता है कि जो समाजों में ये जो बीमारी है कोड़ की भांति, इसको भी दूर किया जाए। उनका अगला बिंदु यही है। वैश्यावृत्ति के विरोधी थे गांधी, और गांधी आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। 4 जनवरी 1939 के हरिजन के अंक में भी उन्होंने ये लिखा था कि जो ईश्वर उन्हीं की मदद करता है। आप गांधी का कोटेशन याद रखिए, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं मदद करते हैं। जो अपनी स्वयं मदद नहीं करते, ईश्वर उनकी मदद नहीं करता, गांधी का स्टेटमेंट है। तो इसलिए महिलाओं से कहा था आप खुद पांव पे खड़े हो जाइए, फिर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। तो हाँ, ये तो 4-5 जो बिंदु थे मैंने बता दिए। एक और प्रथा भारत में पाई जाती है, अभी भी पाई जाती है, गांधी कह गए कर गए अपनी जगह है, लेकिन आज भी पाई जाती है। इसलिए समझाने में दिक्कत नहीं, इसलिए आप समझ जाएंगे। इस देश में एक अजीब सा प्रेम है लोगों में पुत्र रत्न प्राप्ति का। पुत्रों के प्रति एक गजब का प्रेम है इस देश में, है ना। पुत्रों को वरीयता देने का जो प्रेम है, गांधी इसके खिलाफ थे। वो कहते थे बेटा हो या बेटी बराबर माना जाए। गांधीवादी सोच में पति एक देवता है तो पत्नी भी एक देवी है, ऐसी ही बेटी को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिले। तो गांधी ये जो भारत में मानसिकता थी कि पुत्र मोह और पुत्रों को वरीयता देना और पुत्र के चक्कर में लगातार बच्चे पैदा करना, ये तमाम जो चीजें चलती हैं इस हिंदुस्तान की समाज में, वो इनको दूर करना चाहते थे, प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा पुत्रों को वरीयता देना एक गलत परंपरा भारतीय समाज में है। यदि स्त्री का भी जन्म होता है उसको भी वही वरीयता दी जानी चाहिए। वो इतिहास के कई उदाहरणों से इस बात को तर्क के माध्यम से कसौटी पे कसते हुए सही भी साबित करते थे कि चाहे घर में स्त्री का जन्म हो, मतलब लड़की का जन्म हो या लड़के का जन्म हो, समान नजरों से देखा जाना चाहिए। क्योंकि कई स्त्रियों को केवल इसलिए कोख में मार दिया गया क्योंकि माता पिता को पता चल गया, भनक लग गई कि लड़की होने वाली है, तो कोख में ही मार दिया। तो ये जो गंदी गंदी परंपराएं इस देश में, गलत परंपराएं इस देश में विकसित हुई, गांधी की सोच आज की शताब्दी के बराबर थी उस दौर में, कितने आगे की वो सोचते थे। उन्होंने कहा कि ये पुरुष प्रधान समाज तब समाप्त होगा जब हम पुत्र मोह त्याग देंगे, पुत्र मोह से दूरियां बना लेंगे। तो देखिए नतीजे, आज नतीजे सामने आ रहे हैं। इन छोटे छोटे चरणों से आज नतीजे सामने आ रहे हैं कि आज हर कंपटीशन में पुरुष बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं और स्त्रियां अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां रहती हैं, 12वीं का परिणाम घोषित, लड़कियों ने बाजी मारी, प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, लड़कियों ने बाजी मारी। तो ये वो चीज बता रही है भारत में कि जो टैलेंट है जब उसको मौका मिला उसने पुरुषों को कहाँ पीछे छोड़ दिया। समझिए इस चीज को, लड़कों को भी इसको समझना चाहिए और लड़कियों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो लोग ये कहते थे वुमेन इज ए वीकर सेक्स, ये लड़कियां उनके गालों पे चांटे मार रही हैं। दे आर नॉट अ वीकर सेक्स, दे आर इक्वल सेक्स। तो ये समझने की बात है, वो बराबरी पे खड़ी हैं और बराबरी से बहुत आगे जा चुकी हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब अमेरिका में बात होती है तो भारतीय मूल की बात होती है, चुनाव की बात हो रही है अभी तो कमला हैरिस की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है। तो इन चीजों को समझिए आप कि जैसे जैसे आप अवसर देंगे, और गांधी जो कहते थे वो मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ कि जब आप महिलाओं को
आगे आने देते हैं, तो आप घर की किसी बेटी को ही तो आगे आने देते हैं, आप अपनी किसी बहन को ही तो आगे आने देते हैं, आप अपनी माँ को आगे आने देते हैं। ऐसा आप क्यों नहीं सोचते हैं? और चलिए ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप अपनी दोस्त को आगे आने देते हैं, आप अपनी महबूबा को आगे आने देते हैं, जो भी शब्द आप समझें, लेकिन आप आगे तो आने देते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो उनको आगे आने का अवसर दीजिए, वो आपको बहुत पीछे छोड़ सकती हैं। उनमें क्षमताएं हैं, और क्षमताएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न वार्षिक परीक्षाओं में वो बार बार साबित करती हैं। और जब उन्हें नेतृत्व का मौका मिलता है तो आज भी दुनिया की नजर में भारत का वह स्वर्णिम काल था। लोकतंत्र में जरूर कहीं एक आध जगह उनकी आलोचना होती है आपातकाल को लेकर, मगर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ऐसी लौह महिला दुनिया ने कभी भारत के इतिहास में नहीं देखी। वही झांसी की रानी कैसे नहीं उदाहरण है, देवी अहिल्या, तो मौका तो दीजिए। तो गांधी उस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्होंने कहा पुरुष या स्त्री जो भी घर में पुत्र या पुत्री जो भी पैदा हो, बराबरी का हक दीजिए, मोह मत रखिए, नहीं तो आखिरी में वही पुत्र आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा। लड़की होगी तो संभाल लेगी, आपको बुढ़ापे में भी सहारा देगी। ये चीजें गांधी ने कही। तो गांधी इस हद तक महिलावादी थे। कुल मिलाकर अगर इन बिंदुओं को अपन संक्षेप में समझने का कोशिश करें तो गांधी ने जो सबसे बड़ी बात कही थी, तो गांधी वो एक उल्लेख जरूर करूंगा, गांधी महिला शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में गांधी ने सबसे ज्यादा इस चीज की वकालत की थी। कांग्रेस के अधिवेशन में इस चीज की वकालत की थी कि महिलाओं को शिक्षा का समानता के साथ अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था, नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन करते हैं। जैसे जैसे शिक्षित होती जाएंगी, असमानताओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समाज में धीरे धीरे असमानताएं समाप्त होंगी। आज भी भारत में स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए महिलाओं को दो बातें जो वो मूल रूप से कह गए, जो उनका निष्कर्ष है, निचोड़ है आइडियोलॉजी के लेवल पे, वो एक तो था सेल्फ रिलायंस, जो किसी अन्य विद्वान की थिंकिंग में उस दौर में नहीं मिलता। तमाम सोशलिस्ट विचारक आप उठा लीजिए, समाज सुधारक, किसी ने गांधी जैसा इतनी वकालत नहीं की थी कि महिलाओं को पांव पे खड़े होना चाहिए। और दूसरा जो गांधी ने सबसे ज्यादा फोकस किया था, बहुत से लोगों ने काम किया था, लेकिन गांधी का शिक्षा से रिश्ता अलग था। गांधी ने कहा महिलाएं इसलिए पढ़ें कि वो जागरूक हों, वो इसलिए पढ़ें कि असमानताएं दूर हों। तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर गांधी का था। और उन्होंने जो अपने आश्रम बनाए थे, साबरमती वगैरह, वर्धा वगैरह, वहां पर स्त्रियों की शिक्षा की भी वो व्यवस्था करते थे बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। तो उन्होंने शिक्षा पे बहुत फोकस किया था कि एजुकेशन यदि लड़कियां लेंगी तो निश्चित रूप से समाज की सोच में परिवर्तन आएगा। और गांधी का जो योगदान था, वो योगदान जो था गांधी का, वह योगदान जो सबसे बड़ा योगदान था वो राजनीतिक योगदान था। कि उन्होंने भारत में एक पहले नेता के रूप में उभर के कांग्रेस के मंच पे आए थे, जिन्होंने महिलाओं को समान अधिकार, राजनीतिक समान अधिकार और दूसरे आर्थिक समान अधिकार, एक बिंदु बड़े बिंदु के रूप में समझा देता हूँ। आर्थिक समान अधिकार के कारण संपत्ति के अधिकार में बराबरी का दर्जा, और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत वोट देने का और चुनाव लड़ने का ये मुद्दा, ये जो दो मुद्दे गांधी ने बनाए थे कांग्रेस के मंच पे, और आखिरी में इसको भारत के संविधान में स्वीकार किया गया। गांधी के प्रति एक निष्ठा का भाव व्यक्त किया गया। जो लोग ये सोचते हैं कि अम्बेडकर और गांधी की नहीं बनती थी, तो आइडियोलॉजी के लेवल पे तो हमारी और आपकी भी नहीं बनेगी, मगर इससे क्या आपके और हमारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अम्बेडकर और गांधी एक दूसरे की कितनी श्रद्धा रखते थे कि जो गांधी की आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान में दिखाई देती है। तो हमारे संविधान में जो अधिकार महिलाओं को समानता के मिले और जो आर्थिक आजादी की उन्होंने वकालत की, वो सबसे बड़े अधिकार थे। और जो समाज की कुरीतियां थी उसमें वो जो दहेज प्रथा का जिन तर्कों पर वो आलोचना करते हैं, वो रोचक तर्क हैं। उनको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि थोड़ा भी शर्म वाला कोई लड़का ऐसी गलती माँ बाप के या समाज के कहने से करेगा कि बिक जाएगा या बिक्री क्रय विक्रय होगा। तो गांधी की ये आइडियोलॉजी है टूवर्ड्स द वुमेन, पर ये आइडियोलॉजी की बात है जो आज मुझे आपसे करनी थी। गांधी की ये विचारधारा की बात है, महिलाओं के प्रति गांधी की विचारधारा। पर व्यवहारिक रूप में गांधी ने अपने इन विचारों को
अपने आंदोलनों का कैसे हथियार बनाया, और कैसे आंदोलनों में, अब तो आप कल्पना से परे बात है कि 1920 के पहले भारत की कोई महिला राष्ट्रीय आजादी और आंदोलन के लिए जेल नहीं गई थी, कोई सजा नहीं हुई थी। पर गांधी उसको जब व्यवहारिक रूप देते हैं तो गांधी के विचारों से प्रभावित होकर हजारों हजार औरतें और लड़कियां और बच्चे और महिलाएं गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलनों में सत्याग्रही बनती हैं और उनका साथ देती हैं। तो ये कल चर्चा करेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी की वो महिलाएं, गांधी की विचारधारा की वो व्यवहारिक महिलाएं जो गांधी की आवाज से घर छोड़ देती हैं। बड़े रोचक किस्से हैं। मुंशी प्रेमचंद की पत्नी ने अपना घर द्वार छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़ी। मुंशी प्रेमचंद को लिखना पड़ा कि मुझे अब खाना बनाना पड़ रहा है, कपड़े धोना पड़ रहे हैं, बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, क्योंकि गांधी मेरी पत्नी को ले गया। अरे गांधी तुम्हारी पत्नी को नहीं ले गया, हंसी मजाक में उन्होंने कहा था। गांधी के आंदोलन में उनकी पत्नी चली गई थी और वो जेल चली गई थी। तो प्रेमचंद का वो दुख उनकी पुस्तक में पढ़ने मिलता है। तो ये गांधी था। इस पे कल चर्चा करेंगे कि गांधी ने कैसे समाज की चार दीवारों में कैद महिलाओं को देश के सबसे बड़े खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल किया। और वो कौन सी महिलाएं थी, उनकी नामों की मैं चर्चा कल करूंगा। तो कल विराम दूंगा। इस गांधी का जो भारत में नारीवाद के क्षेत्र में जो योगदान है, जो फेमिनिज्म में उनका योगदान है, जिसको कभी सही तरीके से वैल्यूएट नहीं किया गया, जो सबसे बड़े योगदान करता वो गांधी हैं। उसका अगर सही मूल्यांकन किया जाए तो गांधी भारत के प्रथम फेमिनिस्ट थिंकर हैं, पहले महिला नारीवादी विचारक हैं। केवल विचारक नहीं है गांधी, और गांधी कभी केवल विचारक थे ही नहीं। गांधी तो व्यवहार में भी वही हैं जो विचार में है। तो उनका व्यवहारिक रूप कल आप सबसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी संख्या में इन कक्षाओं में भाग लिया। आप ना तो अपने नाम को लेकर तनाव में रहें और ना ही आप किसी प्रकार की टेंशन में रहें। आपके जितनों ने भी व्हाट्सएप पे अपने नाम भेजे हैं, मैं अभी परीक्षाओं के काम में भी लगा हुआ था, है ना, आज से पेपर शुरू हो गए हैं। मुझे रजिस्टर में आपके सबके नाम व्हाट्सएप में सेव है। मैं रजिस्टर में जो 10-15 और नए लड़के जुड़े हैं उनके नाम लिख लूंगा, लेकिन डू नॉट गाइड मी। बस ये ध्यान रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, है ना। हम आपके हमेशा सहयोग करेंगे। आप सवाल जवाब इन चीजों पे मत कीजिए, चर्चा करना गांधी पे कीजिए। आप में से जिन छात्रों ने, जिनका पॉलिटिकल साइंस नहीं है, और गलती से अगर ऐसे किसी छात्र ने नाम भेज दिया है जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो वो रजिस्टर में से अपना नाम अनिवार्य रूप से कटवा ले। कक्षाएं उसको पढ़ना है, ग्रुप में उसको रहना है, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो रजिस्टर में से अपना नाम तो लिख के भेज दे तो मैं काट दूंगा। और नए नाम जो मेरे पास 8-10 आ गए हैं 2-3 दिन में, उन सबके जोड़ दिए हैं मैंने। मैं कल परसों में जब जैसा समय मिलेगा उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। आप परेशान ना करें, हम आपके साथ हैं। आपकी किसी भी तकलीफ और किसी भी कठिनाई में मैं इस तरह का शिक्षक नहीं हूं जो छात्रों से दूर भागूं या उनके साथ कुछ गलत करूं। मैं हमेशा उनके लिए खड़ा हूं। आप में से बहुत से छात्र सिर्फ विभाग में मुझे देखे होंगे, पर जो मुझसे मिले हैं वो मेरे बारे में जानते हैं। मैं भी तो इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, तो मैं क्या उनकी छात्रों की तकलीफों को नहीं समझता? तो आप निश्चिंत रहें, अभी कोई अधिकृत रूप से रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। अधिकृत रूप से यूनिवर्सिटी पोर्टल खुलेगा, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एक कॉपी आपको मेरे पास वो जमा करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जो अटेंडेंस है वो बाकायदा डलेगी। आप बिल्कुल तनाव ना लें, ये सब रिकॉर्डेड होता है जो कुछ भी है। तो धन्यवाद आप सभी को। और अब जो कल विषय पढ़ेंगे वो गांधी और महिला आंदोलन पे पढ़ेंगे कि गांधी की इन सारी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर कैसे महिलाओं ने देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई। तो कल जरूर उपस्थित रहें। आप सबको एक बार पुनः मैं दीपक मोदी आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।